हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड का क्लास 10th का आप जानते हो टाइम टेबल आ चुका है। 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर के लिए आप लोग देख सकते हो, ये आप पेपर कोड देख सकते हो 801 बीजी। इस पेपर कोड को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो चलो एक-एक क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। बाकी कहूँगा, चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि अब लगातार आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी। तो चलो इस पेपर को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे आपको पेपर मिलेगा, तो पेपर मिलेगा, जैसे ही पेपर मिलेगा आप अपना थोड़ा पेपर उलाट-पलाट कर ऐसे देख लीजिएगा कि सारा मतलब मिसप्रिंट कहीं नहीं है ना, और उसके बाद अच्छे से पेपर पे यहाँ पे अपना अनुक्रमांक डाल लेना, अपना नाम लिख लेना, ठीक है? देखो, आपको पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। आपका 70 मार्क का पेपर होगा, आप सब लोग जानते हो, ठीक? और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए रहेंगे, तो ये आप निर्देश पढ़ते रहना। और निर्देश सिंपल वही है कि आपको 15 मिनट का परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है? आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जिनका आंसर आपको एमआर शीट पे देना होगा, और खंड अ और खंड ब में विभाजित होगा। खंड ब में 50 मार्क के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी लंबे वाले प्रश्न होंगे, संदर्भ व्याख्या वाले प्रश्न होंगे। तो चलो ये निर्देश मैं अभी छोड़ता हूँ। हम लोग सीधे चलते हैं खंड अ पे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनको सॉल्व करते हैं। आप कोड देख सकते हो, पेपर कोड आप 801 पीजी, ठीक है? चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, काफी शानदार सा पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। हमें वैदेही वनवास के रचनाकार का नाम बताना है कि वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। तो देखो, वैदेही वनवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। आप डायरेक्ट याद रखना, सीधे सीधे डायरेक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद सेकंड है कि प्रयोगवाद के कवि हैं। देखो, प्रयोगवाद के कवि का हमें नाम यहाँ पे बताना है। देखो, प्रयोगवाद के कवियों में ना जो तारसप्तक के कवि हैं, ठीक है, वो आते हैं। और आप जानते हो कि तारसप्तक के प्रकाशन में सबसे बड़े योगदान किनका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का। तो इसलिए यहाँ पे इसके लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयोगवाद के कवि आपके अज्ञेय जी हो जाएंगे, ठीक है? प्रयोगवाद के कवि कौन कौन है तो आप याद रख सकते हो। आप जो तारसप्तक में कवि सम्मिलित थे वो सारे कवि प्रयोगवाद के होंगे। तो यहाँ सिंपल अज्ञेय दी है, तो हम लोग अज्ञेय पे क्लिक करेंगे और आगे चलेंगे। एकदम सेम टू सेम ऑप्शन सहित आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन फंसेंगे, तो एक क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है मेरे भाई? चलो आगे चले, हम लोग आगे चलते हैं। और देखो यहाँ पे मैं आगे चलने से पहले आपको हमारी एक ऐप है उसके बारे में बताना चाहूंगा। हमारी एक ऐप है, ऐप का मैं नाम लिखता हूँ यूपीएमएसपी स्टडी। ये हमारी ऐप है। आप ये नाम लिखकर प्ले स्टोर पे सर्च करोगे ना, ठीक है, तो ये ऐप आ जाएगी। आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी ये आप स्क्रीन पे जो ऐप देख रहे हो, यूपीएमएसपी स्टडी लिखा हुआ, आप लिखकर सर्च करोगे ना तो ये प्ले स्टोर पे ऐप आ जाएगी, ठीक है? आ जाएगी तो इसको आप डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना अपने फ़ोन में। यहाँ पे क्या होगा कि क्लास 10 का यूपी बोर्ड का 2023 का मैंने बिल्कुल फ्री में सातों कोडों का पेपर, 2024 का सातों कोडों का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी का मैंने डाल दिया है। साथ में मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का भी कुछ पेपर डाल दिया हूँ। हर एक सब्जेक्ट का डाल दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ते रहना। यहाँ पे टेस्ट भी फ्री में आप जा सकते हो, दे सकते हो जाकर, ठीक है? वहाँ पे हिंदी का मैंने फ्री में एक टेस्ट डाला हुआ है, तो आप टेस्ट जाकर देना, ठीक है? उसके अलावा इस ऐप पे आपको लक्ष्य बैच मिल जाएगा। लक्ष्य बैच जो हम लोग का है, ठीक है, जिसकी प्राइस मात्र 99 रुपए है, जिसमें ये सारे के सारे जो पेपर है इनका आपको पीडीएफ में अच्छे से डिटेल्ड में सॉल्यूशन मिल जाता है, वीडियो भी मिलता है, और जो ये 20-20 एमसीक्यू है उनका टेस्ट भी मिल जाता है। तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे ये बैच भी आप ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करना है वहाँ पे बताया गया कि आप कैसे बाई करोगे, ठीक है? मात्र 99 रुपए एक बार आपको फीस देना है। चलो इसको साइड रखता हूँ और आगे के हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं मेरे भाई, ठीक है? एक मिनट इधर आ जाता हूँ, इसको रुक जाओ थोड़ा, मैं फोल्ड कर लेता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि भाव विलास के रचनाकार हैं। भाई भाव विलास, रस विलास, ये कवि देव, ठीक है, कवि देव की ये रचना है। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रश्न संख्या हम लोग की 4 है। प्रश्न संख्या 4 क्या है? छत्रसाल दशक किसकी रचना है? काफी फेमस रचना है छत्रसाल दशक, ठीक है? किसकी रचना है मेरे भाई? तो भूषण की, कवि भूषण की रचना है। छत्रसाल दशक कवि भूषण की रचना है, ठीक है? क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, ये रचनाकार है। कला और बूढ़ा चांद, ये भाई सुमित्रानंदन पंत, जो प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है?
इनकी रचना है कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 है नीड़ का निर्माण फिर। हर साल मैं बताता हूं कि ये क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आता है। देखो, नीड़ का निर्माण फिर और एक क्या भूलूं क्या याद करूं, दो रचनाएं हैं और दोनों रचनाएं आत्मकथा विधा की रचना है। और किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो यहाँ क्या भूलूं क्या याद करूं कि विधा पूछ रहा है, तो विधा आपकी आत्मकथा हो जाएगी। तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा और आप OMR शीट पे ये बी वाला भरोगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलो उसके बाद प्रश्न संख्या 7 है निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक है। हमें शुक्ल युग के लेखक का नाम बताना है। शुक्ल युगीन लेखक भाई यहाँ पे श्याम सुंदर दास आ गया तो आप डायरेक्ट आप यहाँ पे लगा सकते हो। जब मैं जीवन परिचय लिखवाता हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हर साल आता है, आपको याद नहीं है तो आप याद कर लेना। ठीक है, तो उसमें अंत में मैं हमेशा लिखवाता हूँ कि बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद, मतलब जब बाबू श्याम सुंदर दास अवकाश प्राप्त किए यानी लीव लिए, तो ये मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किए। तो इसका मतलब कि भाई रामचंद्र शुक्ल आप जानते हो कि शुक्ल युग के लेखक है, तो ये भी शुक्ल युग के होंगे क्योंकि उन्हीं के समयकालीन के हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये शुक्ल युग के लेखक हैं। तो निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक है तो श्याम सुंदर दास। और शुक्ल युग को आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो मैं बताना चाहूंगा कि क्षयवादी युग के भी नाम से जाना जाता है। और इसकी अगर समय सीमा आपसे पूछा जाए, ठीक है मैं लिख देता हूं यहाँ पे समय सीमा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो 1919 से 1938 ईस्वी तक आप लोग याद रखना। ठीक है, पूछा जाता है, कई पेपर सेटों में आपका पीछे पूछा जा चुका है, तो इसलिए याद रखना आपको जरूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है। ठीक है, उसे हमें छांटना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा नहीं। देखो, आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। राम कुमार वर्मा यहाँ पे नाम आया तो इनकी एक काफी फेमस रचना है। ठीक है, दीपदान। ठीक है, जो एकांकी विधा पे आधारित रचना है, याद रखना। ठीक है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ऐसा जनक नहीं माने जाते, प्रणेता माने जाते हैं, लेकिन जनक कहीं नहीं लिखा है स्पेसिफिक आपकी बुकों में, तो ऐसे इसको नहीं बोल सकते। क्या भूलू क्या याद करूं, निबंध। देखो पहले तो ये क्या भूलू क्या याद करूं, ये निबंध नहीं है और न ही इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। क्या है? यह आत्मकथा है। यह आत्मकथा विधा की रचना है और किसने लिखा है? तो हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन ने। क्लियर? अब देखो, तो यहाँ पे ये भी गलत। अब कहोगे तो क्या ये फर्स्ट वाला सही है? शशांक रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। देखो ये उतनी फेमस रचना नहीं है। ठीक है, एक छोटी सी बुक है, आपने काशी नागरी प्रचारी का नाम सुना होगा, उसमें ये प्रकाशित हुई थी शशांक, जिसके अनुवादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक तरह से थे। तो हाँ, बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक, चलो प्रश्न संख्या 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, हर बार बताता हूँ। ठीक है, तो ये आपका ये वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, चलो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक चीजें क्लियर। उसके बाद देखो अंतिम इसका मतलब इस पेज का 10वां प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा। मैं आपको बताया था इतनी इंपॉर्टेंट रचना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और देखो बाण भट्ट की आत्मकथा, ये यहाँ पे आत्मकथा विधा की रचना नहीं है। इसकी अगर यहीं पे विधा पूछ देता तो लड़के आत्मकथा लगाते नहीं। बाण भट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास विधा पे आधारित रचना है और किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की शायद। ठीक है, हाँ शायद मैं बोल रहा हूँ, शायद नहीं, कंफर्म है। ठीक है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल बी वाला राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलो उसके बाद हम लोग 11वें प्रश्न पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे अब हिंदी व्याकरण के एक तरफ से आपके प्रश्न मिलेंगे। शुरू में तो ये 10 प्रश्न आपके रचनाओं विधाओं से संबंधित है, तो चलो इनको भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पहला इसका हिंदी व्याकरण का एक तरह से क्वेश्चन या 10वें के बाद 11वां क्वेश्चन क्या है कि रस के कितने अंग होते हैं? रस के भाई 4 अंग होते हैं। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो 4 होते हैं। बाकी मैंने रस अभी अभी डिटेल में पढ़ा है, आप पढ़ना चाहते हो लाइव मैंने पढ़ाया था, तो आप जाकर पढ़ सकते हो। लाइव वाले सेक्शन में जाओगे चैनल पे और लाइव वाले, तो वहाँ पे रस की वीडियो मिल जाएगी। तो रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, आप सीधे सीधे याद रखना। यहाँ पे देखो काफी फेमस लाइन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पंक्ति में कौन सा अलंकार है हमें बताना है। प्रश्न संख्या ये हम लोग की 12 है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। आपको सीधे सीधे डायरेक्ट याद रखना है मेरे दोस्त। ठीक है,
चलो, प्रश्न संख्या 12 भी क्लियर। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 13 क्या है कि सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है। देखो सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, हम सब लोग जानते हैं भाई। तो प्रश्न संख्या जो 13 है इसके लिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोरठा के पहले चरण में हमें मात्रा पूछ रहा है तो वो 11 हो जाएगी। ठीक, चलो उसके बाद 13 के बाद प्रश्न संख्या 14 है कि निर्दय शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, निर्दय, निर उपसर्ग जो पहले लगा होता है तो निर उपसर्ग हो जाएगा। सिंपल सी वाला हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि नील गाय में कौन सा समास है। हमें नील गाय में समास बताना है। ठीक है भाई, नील यानी नीली है जो गाय, ठीक है, यानी नील गाय। तो देखो यहाँ पे द्वंद्व समास तो होगा नहीं, द्विगु समास होगा नहीं, ठीक है, बहुब्रीहि का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कर्मधार है, ठीक है, विशेषण और विशेष से एक तरह से हो जाएगा। ठीक, जहां होता है वहां पे आपका कर्मधारय समास आ जाता है, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 है कि खेत का तत्सम रूप होगा। भाई खेत का सिंपल क्षेत्र होगा तत्सम रूप, ठीक है, ये हम लोग का सी वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न संख्या 16 के लिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 17 है, देखो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप है। आप सीधे सीधे युष्मत शब्द का रूप ही याद कर लेना, ठीक है। तो वो आपका देखो ये युष्मत ऐसे होगा, लेकिन आप याद करोगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। ये आप युष्मत का आप रूप याद कर लेना, यहाँ पे आपका 1 मार्क क्लियर हो जाएगा। हालांकि आपको तद का भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तद का भी आएगा और युष्मत का भी आएगा। अब दोनों में से कौन आपके पेपर सेट में, भाई पूरे 7 पेपर सेट होते हैं, ठीक है, तो 7 में से कौन सा पेपर सेट आपको मिलेगा मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, तो इसलिए आपको सब याद करना पड़ेगा। ठीक, अब तद का भी याद कर लेना और युष्मत का भी याद कर लेना, आपका 1 मार्क यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रश्न संख्या 18 है कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। ओके, भाववाच्य जो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृ, कर्म और भाव, तो उसमें से भाव में किसी प्रधानता होती है, तो भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। अब भाव की कहीं दिया ही नहीं है ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। भाई भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो भाव की प्रधानता होती है, और यहाँ पे दी है कि कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता, तो सब गलत है आपका, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, अगर कहीं ऑप्शन में भाव की प्रधानता रहता तो उसको हम लोग सही मानते, तो नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, सिंपल। अब चलो उसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग की 19 है। ये क्या है कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है, कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो देखो वाक्य के तत्व मीन्स हमें मतलब यहाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात कर रहा है, उद्देश्य और विधेय की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे राम जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट राम हो गया और उद्देश्य मतलब और जो बचे वो प्रेडिकेट हो गए, यानी जिसको हिंदी में हम लोग उद्देश्य और मतलब विधेय कहते हैं। तो वाक्य के कितने तत्व होते हैं, 2, उद्देश्य और विधेय। ठीक, ये आपका पहला वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। उसके बाद इधर आ जाते हैं इस बगल। ओके, इस बगल इसको थोड़ा सा मैं फोल्ड कर लेता हूं, 1 मिनट। चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। भाई अविकारी पद को अव्यय पद के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखो दो आपके, एक विकारी होता है, एक अविकारी, जैसे होता है ना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो ये 4 आपके क्या होते हैं, विकारी होते हैं। और उसके अलावा आगे जो 4 बचते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के अलावा जो आगे क्रिया विशेषण आपका हो गया, ठीक है, समुच्चय बोधक हो गया, संबंध बोधक हो गया, आगे जो 4 होते हैं, ठीक है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार वो आपके अविकारी पद होते हैं। ठीक, और अविकारी पद को अव्यय पद के भी नाम से इनको जाना जाता है, तो इसलिए ये बी वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अब तक हमने इस वीडियो में 20 जो एमसीक्यू जो आपके ओएमआर बेस्ड वाले थे उनको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो 20 एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लिया। इन 20 के 20 एमसीक्यू को आप अच्छे से तैयार कर लेना, इसी पैटर्न पे ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन एकदम पूछा जाएगा। ठीक, अब चलो खंड अ, वो तो भाई खंड अ रहा जिसमें 20 एमसीक्यू रहे। अब इसके बाद हम लोग की बारी आती है खंड ब की, और खंड ब में हम लोग के क्या रहेंगे मेरे भाई, तो इसमें वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। और वर्णात्मक प्रश्न में आप जानते हो यहाँ पे गद्यांश से संबंधित प्रश्न रहेगा, उसके बाद पद्यांश से संबंधित प्रश्न रहेगा, आपका संस्कृत के गद्यांश से, संस्कृत के पद्यांश से, यानी श्लोकों से संबंधित प्रश्न रहेगा। उसके अलावा आपका खंड काव्य से संबंधित प्रश्न रहेगा, जीवन परिचय से, ठीक है, आपको एक श्लोक लिखना होगा।
उसके बाद यहाँ पे आपका पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न होगा, ये संस्कृत में उत्तर देने का, ठीक है। उसके अलावा आपका निबंध संबंधित प्रश्न होगा। तो ये जो आगे के जो प्रश्न हैं सारे के सारे, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। हालांकि जीवन परिचय में आप लोग जो हर साल जीवन परिचय आता है, मैं आपको बता दूं, ठीक, आप जयशंकर प्रसाद का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और रामधारी सिंह दिनकर का, लेखकों में इन 3 लोगों का याद कर लेना, आपका 5 मार्क फिक्स हो जाएगा। और कवियों में मैं बात करूं तो कवि में आप सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा का और किसी एक और का, 4 लोगों का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा आराम से, ठीक। बाकी ये पत्र मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से लिख कर लाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे लिखा जाएगा। जीवन परिचय लिखने का भी एक अलग फॉर्मेट है, उसको भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं। और ये हमारी ऐप आप डाउनलोड नहीं किए हो तो अभी आपको देखो स्क्रीन पे दिख रही होगी, यूपीएमएसपी स्टडी लिखा हुआ, ठीक है। इसको आप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगी। और यहाँ पे लक्ष्य बैच है जिसकी प्राइस मात्र 99 रुपये है, आप जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।